फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है माखनलाल चतुर्वेदी की कविता केदी और कोकिला। देखिए बच्चों, माखनलाल चतुर्वेदी की जो कविता है केदी और कोकिला, उसमें स्वयं माखनलाल चतुर्वेदी स्वयं कवि ब्रिटिश हुकूमत की जेलों में कैद है। यानी अंग्रेज सरकार ने क्या किया, उनको जेल की काल कोठरी में डाल दिया और वहां उनके साथ अन्याय किया गया, उनके साथ अत्याचार किया गया और उनको कोल्लू के बैल की तरह, जिस प्रकार कोल्लू के बैल को जोता जाता है, उसी प्रकार इस महान कवि को, इस राष्ट्र प्रेमी कवि को कोल्लू के बैल की तरह जोता गया और इस पर अत्याचार किए गए, इस पर कष्ट ढाए गए। तो इसलिए कवि ने उन सभी बातों का जिक्र करते हुए इस कविता का वर्णन किया है, अर्थात ये कविता लिखी है। तो देखिए आज की हमारी कविता माखनलाल चतुर्वेदी की केदी और कोकिला। केदी और कोकिला, माखनलाल चतुर्वेदी। देखिए, क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी। कोकिल बोलो तो। देखिए, इसमें कवि माखनलाल चतुर्वेदी एक क्रांतिकारी है और ब्रिटिश हुकूमत के अंतर्गत वो जेल की काल कोठरी में कैद है। वहां पर रात्रि के समय, अर्धरात्रि के समय एक कोयल आकर जेल के ऊपर मंडराने लग जाती है और साथ में वो कूकती रहती है, वो बोलती रहती है। तो उसकी वाणी को सुनकर, उसकी आवाज को सुनकर कवि को ये लगता है कि ये मेरे दुखों को बांटने आई है और जितना मैं दुखी हूं उतना ये कोयल भी दुखी है। इंसान खुद दुखी होता है तो दुनिया उसको दुखी नजर आती है, खुद सुखी है तो दुनिया भी उसको सुखी नजर आती है। कवि क्रांतिकारी है, जेल की काल कोठरी में कैद है, उन पे अन्याय किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, जो भी न हो ऐसा जुल्म उन पे ढाया जा रहा है, इसलिए वो खुद दुखी है। और जेल की काल कोठरी के ऊपर जो अर्धरात्रि में कोयल मंडरा रही है, साथ में कूक रही है, तो कवि को ये लगता है कि ये कोयल भी मेरी तरह दुखी है, अर्थात ये भी ब्रिटिश हुकूमत से दुखी है, ये भी इसको यहाँ से निकालना चाहती है। तो देखिए, क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी। कवि जेल की काल कोठरी में रहते हुए खुद दुखी है और उस समय कोयल उस जेल के ऊपर आकर बोलती है, उस कारागृह के ऊपर आकर बोलती है। क्यों हूक, हूक का अर्थ होता है कसक भरी आवाज, कसक भरी आवाज। वेदना का अर्थ पीड़ा होता ही है, मृदुल का अर्थ मीठा, वैभव का ऐश्वर्य। देखिए, क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, इसमें कवि उस कोयल को, जो कि जेल की काल कोठरी के ऊपर मंडरा रही है और साथ में कूक रही है, उस कोयल को कहते हैं कि हे कोयल, तुम्हारे गले से हूक अर्थात कसक भरी आवाज क्यों निकल रही है। कवि कहते हैं कि हे कोयल, तुम्हारे गले से ये कसक भरी, दुख भरी, पीड़ा भरी आवाज क्यों निकल रही है, तड़प भरी आवाज क्यों निकल रही है। वेदना बोझ वाली सी की है कोयल, तुम्हारे गले से निकलने वाली जो हुक है, जो कसक है, वो एक वेदना भरी हुई है, पीड़ा भरी हुई है। तो इस प्रकार जो दुख भरी आवाज है, दुख भरी जो तुम्हारी वाणी है, वो क्यों निकल रही है, उसमें पीड़ा झलक रही है, उसमें एक प्रकार का दुख ही झलक रहा है। कोकिल बोलो तो, हे कोयल मुझे बताओ कि तुम्हारी आवाज में इतनी पीड़ा क्यों है, इतनी कसक, इतनी तड़फ क्यों है। क्या लूटा अर्थात तुमने कोयल क्या देख लिया इस ब्रिटिश हुकूमत के अंतर्गत। हे कोयल, तुमने क्या देखा है, तुम्हारे नेत्रों ने क्या देखा है, क्यों तुम दुखी हो, और क्या लूटा, तुम्हारा क्या लूट चुका है, तुम्हारा क्या लूट गया और उस लूटने के पश्चात तुम इतनी दुखी हो रही हो, अर्थात तुम्हारा क्या लूटा है, तुमने क्या देख लिया जो कि तुम इतना कूक रही हो, इतनी तुम दुखी हो। रखवाली सी, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो, हे कोयल
तुम्हारा क्रम क्या है? तुम्हारा क्रम है मृदुल वैभव की रखवाली सी। मृदुल का अर्थ है मीठा और वैभव का अर्थ होता है ऐश्वर्य। लेकिन भाई यहाँ पर ऐश्वर्य के लिए इसका अर्थ प्रयुक्त नहीं हुआ है, बल्कि किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? बसंत ऋतु के लिए प्रयुक्त हुआ है। ऋतुराज बसंत के लिए ऐश्वर्य शब्द का, वैभव शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, क्योंकि जैसे ऐश्वर्य जिसके पास है यानी धन दौलत सब कुछ जिसके पास है वो खुश है, उसी प्रकार ऋतुराज बसंत के अंतर्गत चारों तरफ हरियाली होती है तो सारे खुश हो जाते हैं, सभी व्यक्ति खुश होते हैं, पशु पक्षी सब प्रसन्न हो जाते हैं, तो वो वैभव यहाँ पर बताया गया। क्लियर हुआ? देखिए, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोयल बोलो तो, इसमें कवि कहता है कि हे कोयल तुम तो मीठा वैभव, मीठे वैभव की रखवाली करने वाली हो, अर्थात ऋतुराज बसंत की रखवाली करने वाली हो। कोयल तुम तो ऋतुराज बसंत के ऐश्वर्य की, ऋतुराज बसंत के वैभव की रखवाली करने वाली हो, तुम इस प्रकार दुखी क्यों? क्योंकि तुम्हें तो ऋतुराज बसंत की रखवाली का अधिकार मिला हुआ है, तुम तो बागों में बोलती हो, बगीचों में बोलती हो, यहाँ जेल की काल कोठरी पे बोल के क्या बताना चाहती हो? कौन सा प्रेरणा संदेश मुझे देना चाहती हो? तो हे कोयल तुम तो वैभव की रखवाली करने वाली हो, अर्थात ऋतुराज बसंत की रखवाली करने वाली हो, तुम यहाँ पर क्यों कूक रही हो? इन क्रांतिकारी जहां पर हम कैद है वहां पर तुम क्यों कूक रही हो? तो हुआ इसका पहले का अर्थ क्लियर? एक बार फिर से देख लो थोड़ा सा। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, इसमें कवि क्रांतिकारी कवि कहते हैं कि हे कोयल तुम्हारे मुंह से, तुम्हारे गले से एक कसक भरी पीड़ा भरी आवाज क्यों निकल रही है? क्या लूटा तुमने, क्या देख लिया और तुम्हारा क्या लूटा है? मृदुल वैभव की रखवाली से कोयल बोलो तो, अर्थात तुम तो ऋतुराज बसंत की रखवाली करने वाली हो, तुम दुखी क्यों? अर्थात तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। क्या हुई बावली, बावली का अर्थ है पागल, कहते ना बावला हो गया, पागल हो गया, तो बावली का अर्थ है पागल हो। अर्धरात्रि का अर्थ है आधी रात, आधी रात। दावानल, दावानल दाव प्लस अनल, दाव का अर्थ क्या होता है? दाव का अर्थ होता है जंगल और अनल का अर्थ होता है अग्नि, यानी जंगल में लगने वाली अग्नि को कहते हैं दावानल। तो क्या लिखेंगे? जंगल की आग, जंगल की आग। देखिए क्या हुई बावली, इसमें कवि कहते हैं अर्धरात्रि को चीखी, कवि इसमें कहना चाहते हैं कि हे कोयल तुम इस जेल की काल कोठरी के ऊपर अर्धरात्रि को चीख रही हो, अर्धरात्रि को बोल रही हो, अर्धरात्रि को कूक रही हो। क्या हुई बावली, क्या तुम पागल हो गई हो? इस दूसरी पंक्ति का अर्थ पहले लिया जाएगा तब वाक्य बनेगा। अर्धरात्रि को चीखी, इसमें कवि कहते हैं कि हे कोयल तुम आधी रात को क्यों चीखी हो? इस जेल की काल कोठरी के ऊपर आधी रात बीत चुकी है, आधी रात बीतने के बाद क्यों कूक रही हो, क्यों बोल रही हो? क्या हुई बावली, क्या तुम पागल हो गई हो? कोकिल बोलो तो हे कोयल मुझे ये बात बताओ, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कि हे कोयल क्या तुम किसी जंगल की आग को देख कर आई हो? जंगल की आग, दावानल का अर्थ है जंगल की आग। कि हे कोयल क्या तुम किसी दावानल को देख कर आई हो, अर्थात क्या किसी जंगल की आग को देख कर आई हो, क्या किसी जंगल की अग्नि को देख कर आई हो? ज्वालाएं है दिखी, जिसकी ज्वाला को देखकर, जिसकी लपटों को देखकर तुम दुखी हो रही हो, अर्थात जो ज्वालाएं है, जो अग्नि है, उसकी तपन से भयभीत होकर, उसकी तपन से भयभीत होकर, ज्वालाओं की भयानकता को देखकर, उसकी तपन से भयभीत होकर क्या तुम यहाँ पर मेरे पास आई हो, अर्थात क्या तुम जंगल की आग देख कर आई हो? क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कवि कहना चाहता है कि हे कोयल इस जेल की काल कोठरी के ऊपर तुम आधी रात को चीख रही हो, आधी रात को तुम बोल रही हो। क्या हुई बावली, क्या तुम बावली हो गई हो, क्या तुम पागल हो गई हो?
कोकिल बोलो तो हे कोयल ये बात मुझे बताओ, किस दावानल की, यानी क्या तुम जंगल की आग देख कर आई हो? क्या तुमने किसी जंगल की अग्नि को देखा है? ज्वालाएं है दिखी और उसकी ज्वालाओं की भयानकता को देखकर तुम भयभीत हो गई हो। जंगल की ज्वालाओं की भयानकता को देखकर तुम भयभीत हो गई हो, क्या इस वजह से तुम चीख रही हो? कोकिल बोलो तो हे कोयल ये बात मुझे बताओ। देखिए दावानल का अर्थ वैसे तो जंगल की आग है, लेकिन यहाँ पर अधिक दुख का भी प्रयोग इसके लिए हुआ है, अधिक दुख। अर्थात हे कोयल क्या तुम किसी का ज्यादा दुख देख कर आई हो? क्या कोयल क्या तुम जंगल की आग देख कर आई हो? क्या जंगल की अग्नि को देखकर तुम दुखी हो? अर्थात किसी का दुख बहुत ज्यादा है और उसके दुख को देखकर तुम दुखी हो, ये बात मुझे तुम बताओ। तो हुआ इनका अर्थ क्लियर इतना आपके? देखिए आगे, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियों क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना, कोल्लू का चरक चू जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूं बिट्टी से अक्कड़ का कुआं। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, गहना का अर्थ तो साधारण सा ही है, इसका अर्थ होता है आभूषण, आभूषण। गिट्टी का अर्थ है पत्थर, पत्थर भी कह सकते हैं, रोड़े भी कह सकते हैं। मोट का अर्थ है कोल्लू का चरसा, कोल्लू का चरसा। देखिए क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, यानी कवि को इस जेल की कालकोठरी में उनके हाथों में हथकड़ियां डाली गई हैं। क्रांतिकारियों के साथ अंग्रेज बहुत दुर्व्यवहार किया करते थे, बहुत ज्यादा, ऐसा ऐसा करते कि हर किसी साधारण व्यक्ति की तो आंखें बंद हो जाती उनके दुख को देखकर। बर्फ की शिलाओं पे लेटाते, कांच के टुकड़ों पर उनको लेटाते, फिर उनको मारते, वहां पर एक बेल की तरह उनको जोतते, पानी खिंचवाते, तेल निकलवाते, तरह तरह के काम उनसे करवाते, जो अमानवीय व्यवहार, जो मानव के साथ नहीं किया जाना चाहिए, वैसा वैसा व्यवहार क्रांतिकारियों के साथ अंग्रेज करते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, कवि के हाथों में हथकड़ियां डाल दी। लेकिन क्रांतिकारी गर्व के साथ, एक गौरव के साथ उन हथकड़ियों को हथकड़ियां नहीं समझते, बल्कि उनको अपना गहना समझते, उनको अपना आभूषण समझते, अपना गर्व समझते, अपना गौरव समझते कि हम क्रांतिकारी हैं, हमने कोई गलत काम नहीं किया। और ये जो हथकड़ियां, ये हथकड़ियां नहीं है, बल्कि ये हमारा गहना है, हमारा आभूषण है, हमारा गौरव है। उसी का वर्णन इसमें किया गया है। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, यहाँ पर कवि उसी कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे कोयल, मेरे हाथों में जो जंजीरें बंधी हुई है, मेरे हाथों में जो लोह की जंजीरें बंधी हुई है, लोह की सांकल बंधी हुई है, वो सांकल नहीं है, लोह की जंजीरें नहीं है, बल्कि वो क्या है, वो मेरा आभूषण है, वो मेरा गर्व का आभूषण है, वो मेरे गौरव का आभूषण है। मैं क्रांतिकारी हूं, उस क्रांतिकारीपन का आभूषण है वो। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, तो कवि यहाँ पर उस कोयल को कहते हैं कि हे कोयल, जो तुम मेरे हाथों में हथकड़ियां देख रही हो, मेरे हाथों में जो सांकल देख रही हो, वो हथकड़ियां या सांकल नहीं है, बल्कि वो मेरा गर्व का गहना है, वो मेरा गर्व का आभूषण है। हथकड़ियां क्यों, ये हथकड़ियां नहीं है, ये ब्रिटिश राज का गहना, यानी ब्रिटिश राज ने जो मुझे गहना पहनाया है, अंग्रेज सरकार ने, ब्रिटिश राज अंग्रेज सरकार ने जो मुझे गहना पहना है, वो गहना है ये, अर्थात ये एक प्रकार का आभूषण है और एक क्रांतिकारी का आभूषण है। कोल्लू का चरक चू जीवन की तान, यानी जेल के अंतर्गत कवि जो कि क्रांतिकारी है, उन्हें कोल्लू के बेल की तरह काम करवाया जा रहा है, बेल की जगह इस क्रांतिकारी को जोता जा रहा है।
क्रांतिकारी को जोता जा रहा है, वहां पर इनसे बैल की तरह काम करवाया जा रहा है। तो ये क्रांतिकारी कह रहे हैं कि कोल्लू का चरक चू यानी कोल्लू की जो आवाज है, चरक यानी चू यानी कोल्लू की जो आवाज है, कोल्लू की जो चरक चू की जो आवाज है वो मेरे जीवन की तान है, मेरे जीवन का संगीत है। कवि क्या कहना चाहता है कि जो कोल्लू की जो आवाज है वो मेरे जीवन का संगीत बन चुका है, वो मेरे जीवन की तान बन चुकी है। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। गिट्टी का अर्थ होता है पत्थर यानी रोड़े, अंगुलियां का अर्थ अंगुली होती है। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान अर्थात मेरी अंगुलियों ने यहाँ पर गीटियां तोड़ी हैं, मेरी अंगुलियों ने यहाँ पर पत्थर तोड़े, रोड़े तोड़े। सीधी सी बात है कि कवि से यहाँ पर बड़ी बड़ी शिलाएं तुड़वाई जा रही हैं उनके हाथों से, उनके हाथों से। तो यहाँ पर अंगुलियों के सेंस में हाथ ही है कि उनके हाथों से अर्थात उनकी अंगुलियों से बड़ी बड़ी गीटियां, बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े रोड़े तुड़वाए जा रहे हैं। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान यानी यहाँ पर उस क्रांतिकारी कवि से उनके हाथों से, उनकी अंगुलियों से बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े रोड़े तुड़वाए जा रहे हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट का जुआ यानी कवि का पेट का जुआ। यहाँ पर इसका अर्थ पेट के लिए नहीं निकल रहा है, इसका अर्थ छाती के लिए निकल रहा है। इसका अर्थ किसके लिए आएगा? छाती के लिए आएगा। पेट का जुआ यानी कवि की छाती पर जुआ बांध दिया गया है। कवि की छाती पर पेट का जुआ, पेट के लिए इसका अर्थ नहीं निकलेगा, इसका अर्थ छाती के लिए निकलेगा यानी पेट पर जुआ। कवि की छाती पर जुआ बांध दिया गया है। हूँ मोट खींचता लगा, उसके पश्चात उसे कोल्लू का चरसा खिंचवाया जा रहा है। कोल्लू का जो चरसा है वो खिंचवाया जा रहा है अर्थात उससे वहां पर कोई काम करवाया जा रहा है। खाली करता हूँ ब्रिटिश अक्कड़ का कुआं और अंग्रेजों की जो अक्कड़ है, ब्रिटिश अक्कड़, अंग्रेजों की जो अक्कड़ है उसको मैं ढीली कर रहा हूँ। अर्थात अंग्रेजों की जो अक्कड़ है, अंग्रेजों का जो घमंड है, उस घमंड को मैं चूर चूर कर रहा हूँ। जो कोल्लू की जो चरक चू की जो आवाज है उसके साथ ही मैं अंग्रेजों का जो घमंड है वो भी चूर चूर कर रहा हूँ। एक बार इतने का फिर से देख लीजिए। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, इसमें कवि उस कोयल को कहते हैं कि हे कोयल, मेरे हाथों में जो ये जंजीरें पहनाई गई है, ये जो हथकड़ियां पहनाई गई है, ये एक प्रकार का आभूषण है। हथकड़ियां क्यों? ये ब्रिटिश राज का गहना यानी अंग्रेजों ने मेरे हाथों में ये एक प्रकार का आभूषण, मेरे हाथों में गर्व का आभूषण पहनाया है। कोल्लू का चरकचू जीवन की तान, और कोल्लू के जो चरकचू की जो आवाज है वो मेरे जीवन का तान बन चुका है, मेरे जीवन का संगीत बन चुका है, मेरे जीवन का गीत बन चुका है। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान अर्थात जेल की काल कोठरी पर मुझसे बड़े बड़े पत्थर तुड़वाए गए, मुझसे बड़े बड़े रोड़े तुड़वाए गए हैं। वो मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, और इस कवि की छाती पर जो है वो जुआ बांध दिया गया है, और साथ में उससे कोल्लू का जो मोट करता है, कोल्लू का चरसा यानी उससे मोट यानी कोल्लू का चरसा उसे खिंचवाया जा रहा है। खाली करता हूँ ब्रिटिश अक्कड़ का हुआ, और इसी के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो ब्रिटिश अक्कड़ है, अंग्रेजों की जो एक अक्कड़ है, इसको मैं ढीली कर रहा हूँ, अंग्रेजों के घमंड को मैं चूर चूर कर रहा हूँ। दिन करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों, कोकिल बोलो तो। आली का अर्थ सखी, सखी। देखिए, खाली दिन करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसमें कवि कहते हैं कि दिन में तो हमारे साथ इस प्रकार के जुल्म ढाए जाते हैं,
दिन में हमारे साथ इस प्रकार के जुल्म ढाए जाते हैं, इसलिए हे कोयल तुम्हारे मन में हमारे प्रति करुणा कैसे जग सकती है। अर्थात उस अत्यधिक दुख को देखकर, बहुत ज्यादा दुख को देखकर एक करुणा का भाव है वो भी तुम्हारे मन में नहीं आ सकता। यानी तुम इतनी दुखी हो जाती हो कि एक करुणा विशेष का जो भाव है, दया का जो भाव है वो तुम्हारे मन में दिन में नहीं आता है। दिन करुणा क्यों जगी रुलाने वाली, कवि कहते हैं कि हे कोयल हमारे साथ दिन में इतने अत्याचार किए जाते हैं, हमारे साथ दिन में इतने अन्याय किए जाते हैं, हम पे इतने जुल्म ढाए जाते हैं कि दिन के समय में उस अन्याय को देखकर तो तुम्हारे मन में कोई करुणा का भाव नहीं जगता। अर्थात तुम बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हो, इसलिए तुम्हारे मन में हमारे प्रति जो सहानुभूति का भाव है, कि जो दया का भाव है वो नहीं जग पाता। इसलिए रात में गजब ढा रही आली कि हे सखी, यानी हे कोयल, यहाँ पर कोयल के लिए इसका अर्थ प्रयुक्त होगा, सखी के लिए नहीं, कोयल के लिए, कि हे कोयल इसीलिए तुम शायद रात को बोल रही हो। गजब ढाने का अर्थ है बोलना, यानी इसीलिए तुम शायद रात को बोल रही हो, शायद रात को कूक रही हो, कि रात्रि में आकर हमारे दुख को बांट रही हो, हमारे गम को बांट रही हो। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों। हे कोयल मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस शांत समय में, यानी रात्रि का जो समय है वो रात्रि का समय तो शांत समय है, रात्रि का समय शांत है, इस शांत समय में तुम क्यों कूक रही हो। अंधकार को भेद कर, यानी इस अंधेरे को भेद कर, इस अंधेरे को चीर कर रो रही क्यों, यानी कोयल तुम क्यों रो रही हो। अर्थात इतने आंसू तुम क्यों बहा रही हो, इतने अश्क तुम क्यों बहा रही हो। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों। कवि कहता है, वो क्रांतिकारी जो जेल में कैद है वो कह रहे हैं कि शांत समय में, कि कोयल रात्रि का जो समय है वो रात्रि का समय शांत समय है, अर्धरात्रि का समय शांत समय, शांत वक्त है। इसमें तुम इस अंधकार को तुम भेद कर, इस अंधकार को तुम चीर कर क्यों रो रही हो। अर्थात तुम कौन सा दुख प्रकट करना चाहती हो। कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज, इस भांति बो रही क्यों कोकिल बोलो तो। कोकिल बोलो तो हे कोयल मुझे तुम बताओ कि चुपचाप मधुर विद्रोह बीज, इस रात्रि में आकर, चुपचाप इस रात्रि में आकर मेरे मन में कौन सा विद्रोह का बीज तुम बोना चाहती हो। चुपचाप मधुर विद्रोह का बीज, देखिए वैसे विद्रोह किया जाता है वो कभी मधुर नहीं हुआ करता, किसी का विद्रोह करते हैं, विरोध करते हैं, वो मधुर नहीं होता, मीठा नहीं होता। लेकिन यहाँ पर क्रांतिकारियों का कर्म है देश को स्वतंत्र कराना, देश को आजाद करवाना, इसलिए उनके मन में विद्रोह जो वो मीठा विद्रोह है, क्योंकि वो हमारे हिंदुस्तान के हित में है, इसलिए उसको मधुर बताया गया है। अगर किसी के हित में नहीं होता तो कड़वा होता, कठोर होता, बुरा होता, विद्रोह हमेशा बुरा होता है। लेकिन यहाँ पर हिंदुस्तान के पक्ष में ये आजाद दिलाने की खातिर है, आजादी की खातिर है, इसलिए मधुर विद्रोह है। क्लियर हुआ इसका। देखिए चुपचाप मधुर विद्रोह के बीज, यानी हे कोयल तुम इस अर्धरात्रि में चुपचाप आकर, इस आधी रात को तुम चुपचाप आकर मधुर विद्रोह बीज, मेरे मन में कौन सा बीज बोना चाहती हो, कौन सा मीठा बीज, अर्थात कौन सा विद्रोह का बीज तुम मेरे मन में बोना चाहती हो। अर्थात तुम मेरे मन में कौन सा विद्रोह का बीज बोना चाहती हो, कौन सा प्रेरणा संदेश मेरे लिए तुम लेकर आई हो। इस भांति बो रही क्यों कोकिल बोलो तो, कि हे कोयल इस प्रकार चुपचाप चुपचाप रात्रि में आकर मेरे मन में कौन सा विद्रोह का बीज तुम बोना चाहती हो, मुझे ये साफ साफ तुम बता दो। तो यहाँ पर इस प्रकार से इसका अर्थ लिखा जाएगा। तो इनकी जो व्याख्या है वो आपकी क्लियर हुई होगी। एक बार नहीं, 2-3 बार, जितनी बार हो सके उतनी बार वीडियो सुनिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। और बच्चों आज के लिए इतना ही, और इसका अध्ययन कीजिए, और आगे की जो कविता है वो अगली क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।